Okay, so hello everyone, welcome in AgriU coaching classes. I am Siddharth Soni, director of AgriU coaching classes. In this lecture, we'll discuss about the remaining portion of ASRB NET Land and Water Management lectures. There will be 8 lectures remaining from your course, जो मैंने important portions को जो है छोड़ा था आप लोगों को एग्जाम के पहले पढ़ाने के लिए, और उन्हीं लेक्चर को आज मैं जो है कंप्लीट करवा रहा हूँ. वन बाय वन सभी को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना. ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है और कोई ज़्यादा बड़ा कंटेंट भी नहीं है ना. सफिशिएंटली 1 से 1.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को देखना है. द सेकेंड थिंग, जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था तो वो अभी भी उनके पास टाइम है, 3 से 4 दिन या 5 दिन का समय है. दे कैन ज्वाइन द टेस्ट एंड अटेम्प्ट द टेस्ट. तो उनसे एक एडवांटेज ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या एडवांटेज मिल रहा है ना, और कितना उनकी जो तैयारी अभी तक किए हैं वो हुई है, वो एनालिसिस कर सकते हैं विद द टेस्ट, है ना. क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा दोबारा. अगर आप चाहेंगे तो ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा. अगर आज कर लेते हो तो सालों तक आपकी मेहनत जो है दिखेगी, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है. तो बेसिकली आप लोगों की इच्छा के अनुसार है वो चीजें, है ना. या कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ा था, जैसे कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इरिगेशन मेथड्स, हाइड्रोलिक्स ऑफ द फरो, चेक बेसिन, बॉर्डर इरिगेशन, प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम डिजाइन के बारे में भी हमने छोड़ा हुआ था, है ना. इरिगेशन एफिशिएंसी और इकोनॉमिक डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करना था. हम लोगों को एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे. और कुछ इस तरीके से जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, वाटर इरिगेशन विद पुअर क्वालिटी वाटर तक के जो है कुछ टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैं वन बाय वन करके जो है कवर करवाता हूँ. ठीक है, या तो ये 2 लेक्चर में मैं करवाऊंगा या तो फिर एक लेक्चर में अगर होता है तो कंप्लीट मैं एक ही लेक्चर में करवा दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द वेरियस इरिगेशन मेथड्स. इसके पहले हम लोगों ने इरिगेशन मेथड्स के बारे में बात किया था. तो बेसिकली क्या होता है ना, सिंचाई की जो विधियां होती है वो अनेक प्रकार की होती है. ओके, जैसे कि सरफेस हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप हो गया, और हर विधि के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं. फायदों को ही मेरिट्स कहा जाता है और डिमेरिट्स मतलब नुकसान होता है. तो सही विधि का अगर हम लोग यूज करें, है ना, चयन करें, क्रॉप का टाइप, है ना, पानी की उपलब्धता, सॉइल टोपोग्राफी और किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है ना, कि कौन सी विधि हम लोगों को यूज करना है, कौन सा मेथड हमको यूज करना है. ये सारी चीजें डिपेंड करता है किस पे, क्रॉप के टाइप पे, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल पे, टोपोग्राफी पे, और जो उस किसान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पे भी जो है डिपेंड करती है. अलग अलग मेथड्स जो होती है ना, ये डीमेरिट्स एंड मेरिट्स को वो डिपेंड करती है. पहली मेथड की बात करें अगर, सरफेस इरिगेशन मेथड हमारी होती है. सरफेस इरिगेशन जैसे इसमें फ्लडिंग, फरो बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल सरफेस बाय द ग्रेविटी, है ना, ये सरफेस इरिगेशन होता है. तो बेसिकली इसमें मेरिट्स की अगर बात करें तो जैसे लो इनिशियल कॉस्ट होता है. अगर हम देखें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा कम होता है ना, लोकल मटेरियल से भी बन सकता है ना. तो ये एक इसका क्या है, फायदा है. Basically this is the simple and easy technique we have used on the merits of the surface irrigation, है ना. बहुत ही ज्यादा सिंपल, स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती, किसान खुद जो है कर सकता है. ये साधारण तकनीक पे जो है काम करता है. यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज, है ना, यानी गेहूं, चना, धान, गन्ना आदि के लिए भी उपयोगी होता है. ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम इसमें लगा होता है. तो ये एक फायदे डिपेंड कर रहा है ना, कम मेंटेनेंस में यूज होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होने से बार बार रिपेयर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती. तो दिस ऑल आर द मेरिट्स पॉइंट्स. ओके, कि भाई ये लाभ वाले, फायदे वाले पॉइंट्स होते हैं. अगर हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ द सरफेस इरिगेशन, तो डीमेरिट्स मतलब नुकसान की बात किया जा रहा है. तो जैसे पानी की बर्बादी होना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना, हाई लेबर रिक्वायरमेंट होना, वाटर लॉगिंग का खतरा बना रहता है, इजी नहीं होता सैंडी सॉइल्स में. तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली ये डीमेरिट्स होते हैं. अब बेसिकली लो ऑर्डर यूज एफिशिएंसी, इट मींस व्हाट, कि भाई एफिशिएंसी बहुत कम होती है ड्यू टू एवरेशन, परकोलेशन. तो ये बेसिकली क्या है, लो वाटर यूज एफिशिएंसी होता है. अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर लैंड लेवलिंग नहीं है तो पानी सभी जगह पर बराबर होगी. तो ये सारी चीजें मैंने मेथड्स में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है तो उस कंडीशन में भी ये लॉसेस के तरीके से हमको दिखता है.
फिर जो सेकंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था दैट विल बी द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, जिसमें अगर मेरिट्स की बात करें तो बेसिकली यूनिफॉर्म पानी का जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनिमल लैंड के लिए ये जो है यूजफुल होता है। वाटर सेविंग इसमें 60 to 70%, 75% तक हो जाता है। इरोजन भी इसमें जो है हमको कम देखने के लिए मिलता है। एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फोलियर स्प्रे पॉसिबल होता है इस कंडीशन में। तो दिस ऑल आर द मेरिट्स ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन ऑल्सो, है ना। तो ये सारे स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी आप लोगों के मेरिट्स यूज होते हैं। यूनिफॉर्म पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि नोजल से हर जगह समान मात्रा में क्या होता है, पानी गिरता है ना। एनिमल लैंड में अगर बात करें तो लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं होती है ना। इरोजन कम होने की वजह से पानी की बूंदें धीरे धीरे गिरती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर फिर इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में डीमेरिट्स की बात करें तो अगर जो डीमेरिट्स पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखिए इसमें इनिशियली जो है कॉस्ट आपका हाई लगता है। ऑपरेशनल कॉस्ट और हाई इनिशियल कॉस्ट इसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे पाइप हो गया, पंप हो गया, नोजल, इनमें जो है महंगे यूज होते हैं बिकॉज दिस इज द वेरी प्रिसीजन। देखा जाए तो बहुत एक्स्ट्रा एडवांस टेक्निक होती है। तो भाई इसमें इनिशियल जो आपका कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा लगता है। विंड से परफॉर्मेंस गिरती है ना। अगर इसमें देखें तो अफेक्टेड बाय द विंड्स। फिल्टर और नोजल क्लॉग हो सकते हैं। एनर्जी की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सलाइन वाटर इश्यूज इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे डिमेरिट्स पॉइंट्स होते हैं किसके, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के, और आइडियल नहीं माना जाता ये। अगला होता है बेटा ड्रिप इरिगेशन मेथड। जैसे ड्रिप इरिगेशन मेथड्स में भी अलग अलग, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में रूट जोन में पानी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी कुछ इसके फायदे और नुकसान है। जैसे फायदों की बात करें तो इसमें हाई वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, लाइक 85 to 95% इसमें वाटर यूज होता है। इल्ड और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट जो है देखने के लिए मिलता है। फर्टिगेशन पॉसिबल होता है इस कंडीशन में। वीड ग्रोथ कम होता है। लेबर सेविंग देखने मिलता है ना, सिर्फ रूट को पानी मिलता है ना। सेलाइन सॉइल में भी ये काम करने का जो है काम करते हैं ये सारे। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। देयर विल बी अ high capital investment will see on the drip irrigation system. require the clean waters, clogging की समस्या देखने के लिए मिलती है। मेंटेनेंस चाहिए होता है, स्किल्ड हैंडलिंग चाहिए होता है, स्मॉल एरिया कवरेज चाहिए होता है ना। तो ये सारे इसमें डिमेरिट्स पॉइंट्स आप लोगों के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशन, तो भाई समरी टेबल यहाँ पर मैंने लाया है कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू, कि जो सरफेस स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, अगर मैं इसमें कुछ पैरामीटर्स की बात करूँ अलग अलग तरीके से, तो क्या क्या चीजें होती है। तो अगर सबसे पहला पैरामीटर अगर बात करें तो वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें, तो इसमें सरफेस में कितना हो रहा है भाई, वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी लो होती है, लाइक 30 to 50% हो रही है। मीडियम की बात, स्प्रिंकलर की बात करें तो मीडियम होती है 60 to 75%, लेकिन ड्रिप की अगर बात करें तो 85 to 95% इसमें देखने के लिए मिलता है। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो सरफेस इरिगेशन का इनिशियल कॉस्ट ऑलवेज लो होता है। स्प्रिंकलर का हाई होता है और ड्रिप का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा चीजें लगती है। ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो इसमें लो होता है, इसका मीडियम होता है, इसका मीडियम हाई होता है ना। मेंटेनेंस की बात करें तो सरफेस का मेंटेनेंस लो होता है, स्प्रिंकलर का जो है मीडियम होता है, और ड्रिप का जो है हाईली आपको देखने के लिए मिलता है। लेबर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सरफेस में हाई होता है, मीडियम स्प्रिंकलर में मीडियम होता है, ड्रिप में आपका लो लेबर रिक्वायरमेंट होती है। टेरेन सुटेबिलिटी की बात करें तो सरफेस में फ्लैट ऑनली है ना, एंड स्प्रिंकलर में ऑल टेरेन्स में यूज होता है और ड्रिप में भी ऑल टेरेन्स में, है ना। क्रॉप के लिए कौन सी बेस्ट होती है, तो सीरियल और फॉरेज है ना, ये क्रॉप बेस्ट होती है। स्प्रिंकलर में सभी टाइप की क्रॉप्स में आप यूज कर सकते हो। ड्रिप जो होता है फ्रूट वेजिटेबल या कैश क्रॉप्स में यूज होता है ओनली, है ना। सैलाइन वाटर सुटेबिलिटी की बात करें तो सरफेस में पुअर होता है, स्प्रिंकलर में एवरेज देखने के लिए मिलता है, और इसमें जो है एक अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है ना। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे थे। मैनेजमेंट स्किल बेसिक होता है इस पर भाई, सरफेस का तो बेसिक ही होगा ना, क्योंकि यूज ही नहीं कुछ अलग से, ग्रेविटी की हेल्प से जा रहा है। स्प्रिंकलर में इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, लेकिन जब आप ड्रिप में जाते हैं तो उसमें एडवांस टेक्निक्स आपको यूज करना पड़ता है। मैनेजमेंट अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। तो हर सिंचाई विधि की अपनी जगह है। कम बजट वाले किसानों के लिए सरफेस मेथड बेहतर होती है। अंडुलेटिंग लैंड और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्प्रिंकलर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और हाई वैल्यू क्रॉप्स और वाटर सेविंग के लिए जो है ड्रिप बेस्ट होता है ना। यही सारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया है। Now this is all are the complete chapter of the merits and demerits of the irrigation. Okay.
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा लेक्चर या टॉपिक छूटा था उसके बारे में। अगला टॉपिक है हमारा दैट विल बी द हाइड्रोलिक ऑफ फरो चेक बेसिन बॉर्डर इरिगेशन प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम डिजाइन। सभी के बारे में वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैराथन सेशन के वे में हम लोग इसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। या तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक्स ऑफ सरफेस इरिगेशन मेथड्स, है ना। सरफेस इरिगेशन मेथड्स में फरो चेक बेसिन या बॉर्डर में पानी ग्रेविटी से जमीन पर फ्लो करता है और साथ साथ सॉइल में एब्जॉर्ब भी होता है। तो चलिए एक एक मेथड को हम लोग जो है वन बाय वन समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फरो इरिगेशन के बारे में, है ना। फरो इरिगेशन के बारे में बात करते हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोलिक्स ऑफ द सरफेस इरिगेशन मेथड। तो इसमें फरो इरिगेशन की हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फरो इरिगेशन में पानी को क्रॉप की पंक्तियों के बीच बने छोटे चैनल्स या फिर फरो में फ्लो कराया जाता है। अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह फ्लो ओपन चैनल फ्लो होता है। ओके, दिस फ्लो इज कॉल्ड द ओपन चैनल फ्लो। फ्लो अनस्टेडी भी होता है और यूनिफॉर्म भी होता है क्योंकि रास्ते में इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है और वाटर वेलोसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना इरोजन भी हो सकता है। यही सारी चीजें बताई गई है। और फॉर द कंडीशन ऑफ द फ्लो, है ना, फ्लो को मैनिंग्स इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैनिंग्स का इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल्स टू 1/n a इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। दिस इज द मैनिंग्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज। ओके, कि कितना फ्लो हो रहा है उसको ही हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैनिंग्स का इक्वेशन भी जो है याद करते हैं। तो यहाँ डिस्चार्ज जो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो इज कैलकुलेटेड बाय द मीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो एरिया डिवाइडेड बाय पी, है ना, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द फरो इन मीटर पर मीटर। एन इज रिप्रेजेंटिंग द मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट हियर। ओके, ये सारे कोफिशिएंट इसको जो है शो करते हैं। ठीक है, डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं लाइक फरो की स्पेसिंग की बात करें तो 60 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेंथ की बात करें तो लेंथ इसमें जो है 100 से 200 मीटर के बीच में होनी चाहिए और ये बेसिकली सॉइल पर डिपेंड करता है। स्लोप बोले तो 0.2 से 0.5% की स्लोप होनी चाहिए। सेफ वेलोसिटी की बात करें तो ये लेस देन 0.3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए या फिर इसके बराबर भी हो सकता है इफ यू टॉक अबाउट द सेफ वेलोसिटी। स्ट्रीम डिस्चार्ज की बात करें तो 0.5 से 3 एलपीएस के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। एंड वी हैव द की कंसेप्ट आल्सो कि अवॉइड इरोजन बाय लिमिटिंग वेलोसिटी लाइक मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इसमें 0.3 मीटर पर सेकंड होती है। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं बेटा। दैट विल बी द चेक बेसिन इरिगेशन। चेक बेसिन इरिगेशन इज आल्सो द मेथड ऑफ द सरफेस इरिगेशन। तो बेसिकली चेक बेसिन मेथड में खेत के को छोटे छोटे लेवल बेसिन्स में डिवाइड किया जाता है और हर जगह बेसिन में एक एक करके पानी दिया जाता है ना। और फ्लो पैटर्न की बात करें तो फ्लो एकदम सीट फ्लो जैसा होता है। बेसिन में पानी धीरे धीरे एडवांस करता है और साथ साथ में सॉइल में इन्फिल्ट्रेट भी करता है। ओके, इसमें कुछ डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं। या जस्ट अ सेकेंड ना, या चलिए आगे बढ़ते हैं। या देयर विल बी सम डिजाइन पैरामीटर्स ऑन द कंडीशन। पहला होता है बेसिन का साइज, है ना, कि साइज कैसा है बेसिन का। लाइक क्ले सॉइल है या सैंडी सॉइल है। अगर सैंडी सॉइल है तो स्मॉल बेसिन्स होगी लाइक 5x5 mm की स्मॉल बेसिन्स होती। क्ले सॉइल की बात करें तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर की ये जो है क्ले सॉइल में लार्ज बेसिन आप लोगों की बनी होती। फिर दूसरा होता है बंड की हाइट, दैट विल बी द 15 टू 25 सेंटीमीटर मोर फॉर द राइस, है ना। स्ट्रीम साइज की बात करें तो 2 टू 10 एलपीएस डिपेंडिंग ऑन द एरियाज। यूनिफॉर्म इन्फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉपर लेवलिंग की भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ओके, तो दिस ऑल आर द डिजाइन पैरामीटर्स जो आप लोगों के यहाँ पे दिए होते हैं। टॉकिंग अबाउट द वाटर डेप्थ, तो यूनिफॉर्म डेप्थ इज मेंशन्ड to match infiltration and avoid ponding. Advanced time and infiltration opportunity time are important to design also. है ना, मेनली राइस व्हीट पल्सेस जैसी क्रॉप्स में डीप पर्कोलेशन और वाटर लॉगिंग अवॉइड करने के लिए जो है प्रॉपर कट ऑफ टाइम मेंटेन करना होता है ना। तो ये सारे आप लोगों के वाटर डेप्थ पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। लेबर रिक्वायरमेंट जो होती है बेसिकली बाउंड मेंटेनेंस के लिए होती है। मोर लैंड इज अंडर द बैंड्स, है ना, ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट हुआ द बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में लैंड को लंबी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली चीज तो है ना, बॉर्डर बनाया जाता है, लंबी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। वाटर स्ट्रिप्स के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर फ्लो करता है ना। वाटर जो है स्ट्रिप्स के ऊपरी से नीचे की ओर फ्लो करता है। फ्लो पैटर्न की बात करें तो फ्लो एक तरह का सैलो सीट फ्लो होता है।
ये फ्लो अनस्टेडी और स्पेशली वेरिड होता है, ओके। और इनफिल्ट्रेशन फ्लो के साथ साथ होता है, जो इसमें इनफिल्ट्रेशन होता है ये फ्लो के साथ साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। गवर्निंग इक्वेशन इसमें एक होता है, दैट विल बी द डेल एच बाय डेल टी एंड डेल क्यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स टी एक्स कॉमा टी, वेयर एच विल बी द वाटर डेप्थ, एच जो है वाटर के डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ, है ना, कि कितना फ्लो रेट आ रहा है पर यूनिट विड्थ में, और एफ विल फ्लोइंग द इनफिल्ट्रेशन रेट है ना, डिपेंड ऑन द सॉइल, इनफिल्ट्रेशन हमेशा सॉइल पे डिपेंड करता है। इसकी डिजाइन पैरामीटर्स की बात करें तो लाइक स्ट्रिप विड्थ हो गया, लाइक 5 to 15 मीटर स्ट्रिप विड्थ होती है। लेंथ की बात करें तो 16 to 150 मीटर इसमें लेंथ होती है। स्लोप देखें तो 0.1 से 0.5% इसमें स्लोप होता है। साइज ऑफ स्ट्रीम की बात करें तो 10 to 20 LPS होता है। एडवांस टाइम देखें तो 25 to 30% ऑफ द टोटल इरिगेशन टाइम इसमें एडवांस टाइम में होता है ना। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए डिजाइन का, इसमें भी दिया हुआ है कि लाइक सॉइल का टाइप, क्रॉप टाइप एंड रूटिंग डेप्थ, लैंड स्लोप, रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर द इरिगेशन, है ना, ये सारे इसमें क्राइटेरिया आप लोगों के यूज होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं भाई, हमने सरफेस के बारे में तो बात करी है, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिक्स एंड डिजाइन ऑफ द प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। प्रेशराइज्ड में आपके दो टाइप के इरिगेशन सिस्टम होते हैं। पहला इरिगेशन सिस्टम होता है स्प्रिंकलर एंड द सेकंड इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन, है ना। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक प्रेशराइज्ड और एक आपका होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं स्प्रिंकलर के बारे में। तो स्प्रिंकलर में हम लोगों के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, लाइक पहला होता है पंप, फिर होता है इसमें मेन लाइन, लेटरल पाइप्स होते हैं, स्प्रिंकलर हेड्स लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं, वॉल लगे होते हैं, रेगुलेटर्स इसमें जो है लगे होते हैं। डिजाइन कंसिडरेशन की बात करें तो डिस्चार्ज जो होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया इनटू irrigation requirement, it is represented by the I, okay. Q is representing the discharge here, A is area to be irrigated in hectare, I will be the irrigation requirement in the mm per day, है ना। ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करें तो यूजुअली 1.5 to 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्प्रिंकलर एंड स्पेसिंग, है ना, डिपेंड करता है स्प्रिंकलर और उसके टाइप पे। स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिंग दिया हुआ है, जैसे लेटरल के लिए, है ना, लेटरल स्पेसिंग दिया है 0.5 इंटू आर, और स्प्रिंकलर स्पेसिंग अलोंग द लेटरल जो है एसएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट विल बी द 0.72 आर, ये गिवन होता है। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन रेट, तो आई को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि इट इज आर इज द थ्रू रेडियस होता है ना, एडजस्ट फॉर विंड कंडीशन। या एप्लीकेशन रेट की बात करें तो इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया। इट शुड बी लेस देन सॉइल इनफिल्ट्रेशन रेट टू अवॉइड द रन ऑफ, यह हमेशा लेस देन होता है किससे, इनफिल्ट्रेशन रेट से, रन ऑफ को अवॉइड करते हैं, है ना। फ्रिक्शनल लॉसेस की बात करें तो हेजन विलियम्स फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, दैट इज द HF इज इक्वल्स टू 10.67 into L into Q की पावर 1.852 divided by C की पावर 1.852 D into 4.87. तो like this types of the questions will be comes on the examination, like directly formula दे दिया and they ask what is the meaning of the formulas, है ना। ये examiner can ask all the things, okay. Yeah, here the HF is representing the frictional head loss, okay. L is representing the pipe length, Q is the discharge is representing here, C is the Hazen-Williams constant like -140 for PVC, and D will be representing the diameter in the ammeter, okay, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम इन विच द टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट, तो पंप इनफिल्ट्रेशन यूनिट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। टॉकिंग अबाउट द मेन लाइन कंपोनेंट्स, तो मेन लाइन, सब मेन्स एंड लेटरल्स आर द कंपोनेंट्स। एमीटर्स इसमें यूज होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, फर्टिगेशन सिस्टम्स इसमें लगा होता है ना। टॉकिंग अबाउट द डिजाइन कंपोनेंट, तो एमीटर डिस्चार्ज लाइक Q इज इक्वल्स टू K इनटू H, है ना। Q जो होता है एमीटर डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, H विल बी द प्रेशर हेड, K और X जो होते हैं बेसिकली कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एमीटर टाइप, ओके। X जो होता है बेसिकली दो वैल्यूज इसकी होती है, लाइक 0.5 फॉर द टर्बुलेंट फ्लो एंड 1.0 फॉर द लैमिनार फ्लो, है ना। X विल बी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। या टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग प्रेशर, तो टिपिकली 0.7 to 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर टिपिकली ये ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। यूनिफॉर्म प्रेशर नीडेड अक्रॉस ऑल एमीटर्स फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, या है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर नीडेड होता है थ्रू आउट द सिस्टम
या ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी इसमें एक टर्म यूज होता है, दैट विल बी शोइंग हियर, CU इज इक्वल्स टू 100 इंटू, इट शुड बी 85% फॉर द गुड सिस्टम, या ये हमेशा 85% तो होना चाहिए। यहाँ पर एक करेक्शन है, उसको मैं बता दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। Frictional losses in the laterals, use Darcy-Weisbach or the Huygens-Williams equation. Yeah. Based on the pipe material. Ammeters layout की बात कर तो inline और online ये आपका होता है, signal और double lateral pair, row based on plant type. Yeah. And this all are the conditions are showing the important for the hydraulics conditions. Yeah. इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल डिजाइन गाइडलाइंस दी हुई है, लाइक फरो के लिए बात करें तो इसमें जो डिजाइन फैक्टर्स होते हैं, फरो लेंथ, स्पेसिंग, सॉइल इनफिल्ट्रेशन, स्ट्रीम साइज, ये सारे आप लोगों के डिजाइन पैरामीटर्स दिए होते हैं। चेक बेसिन बॉर्डर की बात करें तो बेसिन का साइज, लैंड लेवलिंग, सॉइल टाइप, है ना, और स्ट्रिप विड्थ, लेंथ, स्लोप, स्ट्रीम साइज, ये सारे उसके डिजाइन फैक्टर्स होते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंकलर तो नोजल साइज, प्रेशर, स्प्रिंकलर स्पेसिंग, विंड इफेक्ट, ये सारे क्या होते हैं, डिजाइन फैक्टर्स होते हैं स्प्रिंकलर का। ड्रिप की बात करें तो एमीटर्स, डिस्चार्ज, स्पेसिंग, प्रेशर, फिल्ट्रेशन, दिस ऑल आर द की डिजाइन फैक्टर्स जो कि ड्रिप में यूज होते हैं। टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन तो बेसिकली सरफेस इरिगेशन मेथड में जो हाइड्रोलिक इनफिल्ट्रेशन और ओवरलैंड फ्लो पर बेस्ड होती है ना, हाइड्रोलिक जो होती है इनफिल्ट्रेशन और ओवरलैंड फ्लो पर बेस्ड होती है। प्रेशराइज सिस्टम के डिजाइन में बात करें तो फ्रिक्शनल लॉसेस, प्रेशर यूनिफॉर्मिटी, इमीटर्स, फ्लो की कैलकुलेशन जरूरी होती है। एफिशिएंट डिजाइन इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, मिनिमम वाटर लॉस और बेटर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, है ना, ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंटली समझना था। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द hydraulics of furrow, check basin, border irrigation, pressurized irrigation system. Yeah, this is the most important thing जो आपके यहाँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शोइंग दैट द इरिगेशन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑफ डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स। दिस इज द आल्सो द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप लोगों का यहाँ पे गिवन है, उसको भी हम लोग जो है देखते हैं। या सो टॉकिंग अबाउट द इरिगेशन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक different irrigation systems. So talking about the efficient irrigation, okay, तो बेसिकली efficient irrigation का मतलब होता है पानी की सही मात्रा, ओके, सही समय और सही जगह पर देना, ताकि क्रॉप को उसकी जरूरत का पानी पूरा मिले और किसी भी प्रकार की बर्बादी ना हो। ओके, efficient irrigation is essential to ensure optimal use of the available water resources. It involves applying the right amount of water at the right time and the place to meet the crop needs. Okay, efficiency और economics दोनों इरिगेशन सिस्टम में इरिगेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए जरूरी माने जाते हैं ना। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी नाउ। ओके, तो ये आपको इरिगेशन एफिशिएंट इरिगेशन समझ में आ गया कि बेसिकली सही समय पे सही मात्रा में और सही जगह पर वाटर देना, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंट इरिगेशन। देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरिगेशन एफिशिएंसीज जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। द फर्स्ट एफिशिएंसी इज कॉल्ड द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ओके, जो इरिगेशन एफिशिएंसी की जो टर्म्स है उसमें सबसे पहले एफिशिएंसी आपकी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। It is the ratio of the amount of water stored in the root zone to the amount of water delivered to the field. यह उस पानी की मात्रा को बताता है जो कि फसल की रूट क्षेत्र में पहुंचती है, डिवाइडेड बाय फील्ड में दिया गया कुल पानी कितना होता है। ओके, कितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ और कितना पानी आपने दिया, ये दोनों का रेशियो होता है। इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय द 100, सो यू विल गेट द इन द परसेंटेज द एप्लीकेशन एफिशिएंसी यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेस्ड ऑफ द परसेंटेज। ओके, टिपिकल वैल्यूज की बात करें तो सरफेस की जो है 40 to 60% होती है, स्प्रिंकलर की जो है 60 to 75% होती है। टॉकिंग अबाउट द ड्रिप तो बेसिकली 80 to 95% ऑफ द एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ द ड्रिप जो कि डिपेंड करती है। ओके, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात करें तो ड्रिप की 80 to 95% होती है। सेकेंड आपकी एफिशिएंसी होती है दैट इज कॉल्ड द कन्वेनियंस एफिशिएंसी। बेसिकली यह वह पानी है जो फील्ड तक पहुंचता है डिवाइडेड बाय सरफेस से निकला गया कुल पानी। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द ईसी,
यानी कि फील्ड में इनलेट तक पहुंचा हुआ पानी है ना, फील्ड इनलेट तक कितना पानी पहुंचा है, सोर्स से लिया गया कितना पानी होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द 100, सो वी कैन गेट द कन्वेयंस एफिशिएंसी, है ना, इतना पानी इसमें पहुंचा है। तो बेसिकली कैनाल सीपेज, इवेपोरेशन और पाइप लीकेज की वजह से इसमें वाटर लॉसेस आपका देखने के लिए मिलता है। वाटर लॉसेस ड्यू टू अकर सीपेज, इवेपोरेशन एंड द लीकेज इन द कैनाल पाइप्स। देयर विल बी सम टिपिकल वैल्यूज आर गिवन हियर, जो कि अलग अलग प्रकार से होती है। लाइक अनलाइन कैनल्स में 60 to 80% आपकी टिपिकल वैल्यूज होती है। लाइन कैनाल्स या फिर पाइपलाइंस में 90 to 95% आप लोगों का जो है देखने के लिए मिलता है। दिस इज टिपिकल वैल्यूज जो कि आप लोगों को यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं बेटा वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में। वाटर यूज एफिशिएंसी जो होता है, जल उपयोग दक्षता इसको कहा जाता है। बेसिकली यह क्रॉप इल्ड डिवाइडेड बाय पानी की खपत। ओके, इसका जो मीनिंग होता है कि क्रॉप की इल्ड कितनी है उसको ही डिवाइड किया जाता है कि पानी की खपत कितनी हो रही है। दोनों को डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट द वाटर यूज एफिशिएंसी। दिस इज द आल्सो द एफिशिएंसी व्हिच इज यूज्ड ऑन द कंडीशंस, है ना। इसकी यूनिट याद रखना क्योंकि यूनिट इसमें पूछा जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर एमएम या फिर टन पर मीटर क्यूब, इस तरीके से इसको। अगर मान लीजिए वाटर यूज एफिशिएंसी इंडिकेट बेटर वाटर प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर मान लीजिए हाई वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, कम पानी में भी बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन मिला हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द एफिशिएंसी ऑन द इरिगेशन दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इरिगेशन सिस्टम फ्रॉम द वाटर सोर्सेज टू क्रॉप रूट जोन इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी, है ना। पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी सोर्स से रूट जोन तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। इसको ईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू ईसी इनटू ई की पावर ए, है ना। मतलब जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है और जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है, कन्वेयंस एफिशिएंसी होती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इसी को हम लोग प्रोजेक्ट एफिशिएंसी कहते हैं, है ना। सो देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एफिशिएंसी, हमने जो डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम दोनों का एक जो इरिगेशन में तीनों का सिस्टम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सरफेस की, सरफेस में जैसे फ्लड, फरो या चेक की, तो कन्वीनियंस एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है दैट विल बी द 60 to 80%, है ना, अनलाइन कैनाल्स में। एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात करें तो 30 to 50% होती है। प्रोजेक्ट एफिशिएंसी की बात करें तो 18 to 40% आप लोगों की यूज होती है। स्प्रिंकलर में अगर मैं बात करूं तो कन्वीनियंस एफिशिएंसी 80 to 90% होती है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी 60 to 75% होती है। प्रोजेक्ट एफिशिएंसी 48 to 68% आपकी होती है। ड्रिप की बात करूं तो ड्रिप में 90 to 95% आपकी कन्वीनियंस एफिशिएंसी होती है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है 80 to 95 होती है। और प्रोजेक्ट एफिशिएंसी की बात करूं तो 70 to 90% आप लोगों की प्रोजेक्ट एफिशिएंसी इसमें देखने के लिए मिलती है। या देयर विल बी इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द इरिगेशन सिस्टम आल्सो, यहाँ पे किया गया है। तो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट इरिगेशन मेथड, है ना। ये डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, है ना, इरिगेशन मेथड्स में किस तरीके से होती है उनको करते हैं। कॉस्ट कंपोनेंट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, वाटर कॉस्ट और फर्टिलाइजर सेविंग, ये सारे इसके कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं। टॉकिंग अबाउट द इनिशियल कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट, पाइप, पंप्स एंड स्प्रिंकलर, ड्रिप, फिल्टर्स में ये इनिशियल कॉस्ट इसकी होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो बिजली, डीजल या फिर लेबर में ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मेंटेनेंस की बात करें तो एमीटर्स को साफ करना, लीकेज ठीक करना, ये सारे मेंटेनेंस कॉस्ट आपके इसमें होते हैं, है ना। वाटर चार्जेस की बात करें तो वाटर यूज की कीमत या निकालने की लागत जो है इसमें डिपेंड करती है। फर्टिलाइजर सेविंग जो होता है, ड्रिप में फर्टिगेशंस में बचत होती है ना। तो ये सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स आप लोगों के यहाँ पे यूज होते हैं। फिर इसमें इकोनॉमिक कंपैरिजन भी होता है, लाइक अलग अलग प्रकार से इकोनॉमिक कंपैरिजन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और तीनों मेथड्स पे डिपेंड करता है। जैसे सरफेस के लिए, स्प्रिंकलर के लिए या ड्रिप की बात करें तो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो सरफेस इरिगेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ये कम होता है ना। उसी में अगर मैं बात करूं कि स्प्रिंकलर में तो मीडियम और हाई होता है, इसमें हाई होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया है, अभी हम लोगों ने बात की, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द कंडीशंस भाई आपको याद हो जाए इस वजह से बहुत से लेक्चर्स में मैंने इसको इनपुट किया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो हाई लेबर इंटेंसिव होता है। मीडियम ये स्प्रिंकलर का होता है लेकिन ड्रिप में बहुत कम लगता है। वाटर सेविंग लो होती है।
स्प्रिंकलर में मीडियम होती है और ड्रिप में आप लोग बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हो। पैदावार की बात करें तो मिनिमल, मॉडरेट और इसमें हाई अमाउंट ऑफ द कंडीशन देखने के लिए। पे बैक पीरियड इसका लॉन्ग होता है, मीडियम होता है, शॉर्ट हाई वैल्यू क्रॉप कंडीशन। या अगला आपका होता है वैसा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बेसिकली बेनिफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है, उन दोनों के बीच का होता है। नेट इनकम फ्रॉम क्रॉप, टोटल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन, है ना। नेट इनकम कितना है, टोटल इरिगेशन कॉस्ट से इसको निकाला जाता है ना। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो होता है बेसिकली एक से हमेशा बड़ा होता है। फायदेमंद सिस्टम है, अगर मान लो एक से बड़ा है तो इकोनॉमिकल वायबल सिस्टम बोला जाता है इसको, है ना। यह फायदेमंद सिस्टम होता है। ड्रिप में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मिलता है ना। या दिस इज द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात कर सिस्टम वाइज, है ना। एडवांटेजेस होता है और लिमिटेशन। तो सरफेस के लिए बात करें तो एडवांटेज इसमें सिंपल और लो कॉस्ट होता है ना। और लिमिटेशन की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कम होती है, हाई वाटर लॉसेस देखने के लिए मिलता है, लेबर इंटेंसिव ये होता है। स्प्रिंकलर में बात करें तो एडवांटेज में अगर मैं इसमें बात करूं तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, सुटेबल फॉर द अनइवन लैंड। ओके। लिमिटेशंस की बात करूं तो एक्सपेंसिव होता है, अफेक्टेड बाय द विंड, एनर्जी डिपेंडेंट। ड्रिप की बात करें तो हाई एफिशिएंसी होती है, लो वाटर यूज होता है, फर्टिगेशन में यूज होता है। ड्रिप जो है हाई कॉस्ट, एमिटर्स, क्लॉगिंग रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स। ओके। ये सारे आप लोगों के लिमिटेशंस होते हैं और एडवांटेजेस भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फिर कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी के, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि लाइक सॉइल का टाइप, इनफिल्ट्रेशन रेट, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लैंड लेवलिंग एंड द स्लोप, ये भी अफेक्ट करता है। क्रॉप का टाइप, रूटिंग डेप्थ, ये भी अफेक्ट कर रहा है। इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग, system design and maintenance, quality of irrigation water, these all are the factors which affect the irrigation efficiency also. So which type of the strategies to improve the efficiency? So laser land leveling for uniform application we are using, lining of canal and ditches to reduce conveyance losses, use of automation like wall sensors, है ना, इनमें हम लोग यूज करते हैं। टाइमली मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम, training farmers on water saving practices. Okay, these all are the strategies we are using for the different condition. Yeah. तो ऑटोमेटिक वॉल्स एंड सेंसर्स से हम लोग वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं ना। ट्रेनिंग और अवेयरनेस किसान को सिस्टम ऑपरेट करने में के लिए दी जाती है। या ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक गो हैंड इन हैंड। मोर एफिशिएंट सिस्टम में हैव हायर कॉस्ट बट रिजल्ट इन ग्रेटर रिटर्न। या इरिगेशन एफिशिएंसी और इकोनॉमिक दोनों जरूरी हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम कॉस्टली जरूर है पर हाई रिटर्न्स और बेटर वाटर मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। स्मॉल फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम का उपयोग करना चाहिए एडवांस सिस्टम अपनाने के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट यूज होती है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों की यहाँ पर भी जो है यूज हो रही है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों को अभी जो है कवर कराया। Now we'll take a 1 minute rest, then we go ahead with the next topic. That is the application and distribution efficiencies. Okay, application efficiency और distribution efficiency को हम और डीप में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि what are the main points जो कि यहाँ पे क्यू एन फॉर्म में होते हैं, है ना। चलिए अभी 1 मिनट का हम लोग रेस्ट लेते हैं, then we go ahead with the next.
ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अभी हमने बात किया, थोड़ा सा हम इसको जो है स्किप करेंगे, बट द टॉपिक विल बी डिफरेंट। ओके, जो इरिगेशन का जो बेसिकली मुख्य उद्देश्य होता है, फसल को उसकी जरूरत के अनुसार पानी को उपलब्ध कराना हमारा मेन मोटो होता है। लेकिन अगर पानी सही तरीके से खेत में नहीं पहुंचता ना, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या होता है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सिंचाई का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम दो इंपॉर्टेंट एफिशिएंसीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन एफिशिएंसी को पहले मेजर करते हैं और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी, बेसिकली एप्लीकेशन एफिशिएंसी वह परसेंटेज होता है जो फील्ड में दिए गए पानी से जो रूट्स में जो पानी पहुंचा है, एक्चुअली जाकर के जो स्टोर हुआ है, बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं, है ना। लाइक वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड डिवाइडेड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड is multiplied by the 100, that is called the application efficiency, है ना। कितना स्टोर हुआ है, कितना वहां पे रह चुका है, उसी को एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह एफिशिएंसी बेसिकली बताती कि मान लो कि इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो उस खेत में जितना पानी दिया गया है उसमें से कितना हिस्सा क्रॉप के वास्तव में उपयोग हुआ है, जो क्रॉप के लिए कितना वास्तव में हम लोगों ने जो वाटर दिया है वो कितना वहां पर जाकर के यूज हुआ है ना। और इससे पता चलता है कि रन ऑफ, डीप परकोलेशन और इवोपोरेशन से कितना नुकसान हुआ है ना। कि रन ऑफ हो रहा है, डीप परकोलेशन हो रहा है या फिर इवोपोरेशन हो रहा है, सो उससे भी कितना नुकसान हुआ है। इस सारे पॉइंट्स को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वहीं सभी पॉइंट्स के लिए आप लोगों के जो है एप्लीकेशन एफिशिएंसी का यूज किया जाता है। अब इसको भाई मतलब देखिए, इसको अफेक्ट करने के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स, जैसे कि सॉइल टाइप हो गया, है ना। जैसे सैंडी सॉइल में डीप परकोलेशन ज्यादा होती है। इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया, लाइक एप्लीकेशन रेट से मैच होना चाहिए, है ना। लैंड लेवलिंग की बात करें तो अनइवन फील्ड में कुछ एरिया ज्यादा पानी ले लेता है। इरिगेशन मेथड में बात करें तो ड्रिप का ज्यादा, ड्रिप जो है इरिगेशन मेथड अच्छी यूज होती है। स्प्रिंकलर सरफेस, है ना। कट ऑफ टाइम में समय पर पानी बंद नहीं करने से नुकसान होता है। ये सारे इसमें जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। टिपिकल एप्लीकेशन एफिशिएंसी की कुछ वैल्यूज होती है, लाइक इरिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग। लाइक अगर बात करें सरफेस की तो 30 to 50% इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। फरो इरिगेशन में 40 to 60% होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में 60 to 75% है। ड्रिप में 80 to 95% आप लोगों को कुछ टिपिकल एप्लीकेशन एफिशिएंसीज होती है जो कि देखने के लिए मिलती है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये देखिए सारे ये पॉइंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये आप पहले तो अफेक्ट करते हैं ना, ये सारे इरिगेशन मेथड, कट ऑफ टाइम और ये एप्लीकेशन एफिशिएंसीज में जो है यूज होते हैं, है ना। ये आपने बताया। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बेसिकली ये दर्शाती है कि फील्ड में पानी कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कहते हैं। इसको ईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज जो फॉर्मूला होता है दैट इज द 1 - y/d × 100, जहां पर y जो है एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड एंड d विल बी द मीन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, कितना हुआ है बेसिकली उसके बेसिस पे निकाला जाता है ना। तो एवरेज डेविएशन कितना है मीन डेप्थ में, और मीन डेप्थ में वाटर कितना अप्लाई किया गया है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द डी। दोनों को निकाल करके हम लोग जो है फॉर्मूले में पुट करते हैं एंड देन वी पुटिंग द वैल्यूज एंड गेट द आंसर ऑफ द ईडी। ओके, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं यहाँ पे कुछ। तो इफ द वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, सम एरियाज आर अंडर इरिगेटेड एंड अदर आर ओवर इरिगेटेड। बेसिकली यहाँ पर बोला है कि अगर खेत में कुछ हिस्सों में ज्यादा और कुछ में बहुत कम पानी मिला, तो यह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक लो ईडी हम लोग इसको कहते हैं। अगर हाइयर ईडी का मतलब होता है सब जगह एक जैसा पानी मिलना, है ना। अगर हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी देखना है हम लोगों को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सब जगह पर अगर मान लो एक जैसा पानी, तो वो हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कहलाती है। कुछ फैक्टर्स इसमें भी अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को, जिसमें डिजाइन ऑफ सिस्टम हो गया। जैसे पुअर डिजाइन होने की वजह से अनइवन फ्लो देखने के लिए मिलता है। अगर इफ द डिजाइन विल बी अ पुअर, तो उस कंडीशन में यू विल सी द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अनइवन फ्लो देखने के लिए मिलता है। लैंड स्लोप की बात करें तो ढलान से एक तरफ पानी कलेक्ट हो सकता है ना। विंड अफेक्ट करता है, जैसे विंड से डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाता है। इमीटर्स की बात करें तो स्प्रिंकलर स्पेसिंग, क्लॉगिंग, है ना, प्रॉपर स्पेसिंग जरूरी होती है। ड्रिप इमीटर्स में क्लॉगिंग से पानी कम या बंद हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होते हैं। तो दिस ऑल आर द डिजाइन ऑफ द सिस्टम एंड लैंड स्लोप में आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं।
द टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की कुछ वैल्यूज होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी अलग अलग होती है। अगर मान लो सरफेस मेथड की बात करें तो 50 to 80% होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम में तो 60 to 85% होती है, ड्रिप सिस्टम में 85 to 95% आप लोगों की ये होती है ना। या टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन इफेक्टिवनेस, है ना। कंबाइंड इफेक्ट की बात करें तो मान लीजिए किसी सिस्टम में इफेक्टिव एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है 70% है और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 80% है, देन ओवरऑल एफिशिएंसी इरिगेशन में 56% होती है ना। तो इफेक्टिव इरिगेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, दोनों का क्या होता है बेसिकली, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर कभी भी कंबाइंड एफिशिएंसी बोला तो कंबाइंड एफिशिएंसी जो होता है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कंबाइंड एफिशिएंसी विल बी एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड मल्टीप्लीकेशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, है ना। तो ये आप लोगों का मल्टीप्लीकेशन में होता है। या चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली अगर मान लीजिए वी हैव टू एफिशिएंसीज लाइक एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो इन एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे करें, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के कुछ उपाय होते हैं, जैसे लैंड को लेजर लेवलिंग से लेवल करना पड़ता है, सही मात्रा में और सही समय में पानी देना होगा, इवोपरेशन से बचाने के लिए मल्चिंग करना होगा, एप्लीकेशन रेट जो होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट के हम लोगों को बराबर में रखना है, कट ऑफ टाइम फिक्स करना होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के भी कुछ उपाय होते हैं। लाइक बात करें एमिटर्स या स्प्रिंकलर को सही स्पेसिंग पर लगाना होगा, है ना। सबसे पहले तो ड्रिप सिस्टम की रेगुलर क्लीनिंग करना होगा, विंड वाले समय में स्प्रिंकलर इरिगेशन को अवॉइड करना है, पाइप प्रेशर को यूनिफॉर्म रखना है हमेशा, फील्ड को बराबर स्लोप देना होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को भी जो है बढ़ा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो बेसिकली एप्लीकेशन एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार डायग्राम जिसमें दिखाए डिलीवर्ड रूट जोन, है ना, ये सारे दिखाए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम ऐड करना पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट एडेड द डायग्राम बिकॉज दिस नोट्स विल बी प्रीवियस नोट्स जो मैंने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ था, उन्हीं के कुछ टॉपिक्स बच गए थे तो उन्हीं को हम लोग कवर, तो वो नहीं था, है ना। यहाँ पर अब नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द बोथ एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आर एसेंशियल फॉर वाटर सेविंग इरिगेशन। अगर हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होती है तो ये लीड करते हैं, वाटर सेविंग होती है ना। एप्लीकेशन यानी अगर मान लीजिए हाई एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है तो वाटर सेविंग होगी, यील्ड बढ़ता है, पंपिंग कॉस्ट घटती है, सस्टेनेबल फार्मिंग पॉसिबल होता है। इसलिए किसी भी इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन या ऑपरेट करते समय एप्लीकेशन एफिशिएंसी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का हमको क्या करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से भी आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर पहली चीज तो भाई डेफिनेशन से आ जाता है ना। डेफिनेशंस के बाद जो पैरामीटर अफेक्ट करते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। टिपिकल एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, इनसे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। या तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप लोगों का यहाँ पे होता है। चलिए talking about the next chapter, that is the agronomic consideration in the design and the operation of irrigation project। चलिए इसके बारे में हम लोग वन बाय वन समझते हैं। Talking about the introduction portion of the agronomic consideration in the design and operation of irrigation projects, तो first of all talking about the introduction, तो while engineering design ensure physical feasibility, agronomic consideration ensure that an irrigation project actually support crop productivity, sustainability and farmer acceptance, है ना। बेसिकली सिर्फ इंजीनियरिंग डिजाइन बनाना ही इरिगेशन प्रोजेक्ट की सफलता की गारंटी नहीं होती। अगर आप लोगों ने मान लीजिए कोई डिजाइन बना लिया या प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का डिजाइन किया तो ये भाई सक्सेस रेट नहीं होता है ना, कि गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस ही हो जब तक एग्रोनॉमिक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। एग्रोनॉमिक मतलब फसल से जुड़ी हुई, फसलों से जुड़ी हुई जरूरतों को अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखते तो ये सफल नहीं माना जाता। तब तक सिस्टम क्रॉप प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रयोग नहीं जो है सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट के डिजाइन और ऑपरेशन दोनों में एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक क्रॉप वाटर
अगर हमको सक्सेसफुली दिखाना है तो भाई उसमें आपको एग्रोनॉमिक प्रोजेक्ट में डिजाइन और ऑपरेशन दोनों को जो है कंसिडर करना होगा। डिजाइन स्टेजेस में एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन की हम लोग अब बात करते हैं, है ना। एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन इन द डिजाइन इरिगेशन प्रोजेक्ट। पहला होता है आपका क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जो कि क्रॉप की पीक वाटर डिमांड को पूरा कर सके, पहली चीज तो। द इरिगेशन सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग पीक इवापोट्रांसपिरेशन डिमांड फॉर द क्रॉप, ना। मतलब डिजाइन एक ऐसा होना चाहिए कि क्रॉप की पीक वाटर डिमांड को भी क्या कर पाए, वो पूरा कर सके। सीजनल, मंथली और स्टेज वाइज को कंसीडर करना चाहिए, है ना। सीजनल या फिर मंथली या फिर स्टेज वाइज इवापोट्रांसपिरेशन को भी जो है कंसीडर कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो पेडी को हमेशा खड़ा पानी चाहिए होता है, पर वीट को मॉइस्ट बट अनसेचुरेटेड सॉइल चाहिए होता है ना। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो डिजाइन में लोकल क्रॉपिंग पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए। वाटर डिस्चार्ज ड्यूटी, कैनाल कैपेसिटी को इस पैटर्न के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, है ना। एक साथ कई क्रॉप होंगे तो उनकी जो वाटर नीड है अलग होगी, डिजाइन अकॉर्डिंगली होना चाहिए, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न भी डिपेंड करता है ना, अकॉर्डिंगली जो है डिजाइन इसमें देखने के लिए मिलना चाहिए। अगला बात करते हैं बेटा सॉइल टाइप एंड इनफिल्ट्रेशन, है ना। सैंडी सॉइल में ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होता है, बार बार पानी देना पड़ता है ना। सैंडी सॉइल में हम लोगों को नीड हाइयर फ्रीक्वेंसी बट द लेस वॉल्यूम। लेकिन क्ले सॉइल की बात करें तो इसमें इनफिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है, ज्यादा समय इसमें लगता है। डिजाइन में सॉइल का टाइप ध्यान में रखकर वाटर एप्लीकेशन डिसाइड करना चाहिए ना। डिजाइन में जो है सॉइल का टाइप को ध्यान में रखना चाहिए और वाटर एप्लीकेशन को भी हम लोग को डिजाइन करना चाहिए, है ना। लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग की बात करें तो अगर लैंड अनइवन होगा तो पानी अनइवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए लेजर लेवलिंग और प्रॉपर लेआउट जरूरी है ताकि यूनिफॉर्म इरिगेशन भी क्या हो, पॉसिबल हो। तो लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग भी आप लोगों को जो है करना चाहिए। इरिगेशन मेथड सुटेबिलिटी की बात करें तो इरिगेशन मेथड सुटेबिलिटी में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम आर सुटेबल फॉर द हाई वैल्यू क्रॉप्स, वाटर स्केयर रीजन्स, एरिया with uneven terrains, and the surface method are suitable for the traditional crops like rice, wheat, well leveled lands with the assured water supply। okay, हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स में जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज होता है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स में सरफेस मेथड्स, अंडुलेटिंग लैंड्स के लिए प्रेशराइज्ड सिस्टम जैसे स्प्रिंकलर का जो है हम लोग यूज करते हैं, है ना। टॉकिंग अबाउट द सैलिनिटी एंड वाटर क्वालिटी, तो भाई अगर वाटर में साल्ट ज्यादा है तो सॉइल में साल्टेशन, है ना, सेलिनाइजेशन हो सकता है। अगर डिजाइन में लीचिंग फ्रैक्शन और ड्रेनेज प्रोविजन होना जरूरी होता है ना, तो डिजाइन में जो है लीचिंग फ्रैक्शन और ड्रेनेज प्रोविजन होना भी क्या है, जरूरी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर क्वालिटी एंड सैलिनिटी डिपेंड करती है। ऑपरेशन स्टेज में एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करते हैं। ओके, एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन इन द ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशंस होती है। पहला होता है इरिगेशन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग बेस्ड होता है किसमें, क्रॉप स्टेज में। सॉइल मॉइस्चर स्टेटस, रेनफॉल फोरकास्ट में। जैसे कि क्रॉप स्टेज की बात करें तो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज होता है ना। पिक शेड्यूल से बेटर है, ऑन डिमांड या रियल टाइम इरिगेशन सिस्टम में यूज होता है ना। फार्मर पार्टिसिपेशन होता है, किसान की भागीदारी भी डिपेंड करती है। फार्मर को प्लानिंग, शेड्यूलिंग और वाटर मॉनिटरिंग में शामिल करने से ऑनरशिप बढ़ती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है कम होते हैं। तो फार्मर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टेल टू हेड इक्विटी, है ना। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी टेल टू हेड इक्विटी। कैनाल सिस्टम में इंश्योर करना जरूरी है कि हेड एंड और टेल एंड दोनों फार्मर्स को बराबर पानी मिलना चाहिए। अगर मान लो हेड एंड हो रहा है तो भी पानी बराबर मिलना चाहिए, और टेल एंड हो रहा है तो भी फार्मर को जो है पानी की बराबर इक्विटी देखने के लिए मिलना चाहिए ना। तो तभी जाकर के जो है ऑपरेशन स्टेज में एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन हम लोग देख सकते हैं। कैनाल और आउटलेट डिजाइन भी इसमें आता है आप लोगों का, कि जो क्रॉप की पीक डिमांड और सोइंग टाइम को देखकर आउटलेट डिस्चार्ज फिक्स करना चाहिए। ओवर डिजाइन या फिर अंडर डिजाइन दोनों ही इनसफिशिएंट होता है इस कंडीशन में। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस भी जरूरी होता है, लाइक रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। कैनाल लीकेज, सिल्टिंग, क्रॉप हेल्थ, है ना, इन सभी कंडीशंस में मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस जरूरी होता है। टाइम पर मेंटेनेंस करने से सिस्टम की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों क्या होते हैं, इंप्रूव होती है ना। ये भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होते हैं। टॉकिंग अबाउट द इरिगेशन एंड फार्मिंग सिस्टम्स, तो इरिगेशन एंड फार्मिंग सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि इरिगेशन और फार्मिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है, उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। या सो पहला होता है बेटा इरिगेशन सिस्टम का टाइप कैसा है ना, कि भाई सरफेस है,
तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे सरफेस होगा तो इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि लेबर इंटेंसिव हो रहा है, अनइवन वाटर यूज इसमें ही हो रहा है, तो ये सरफेस में इरिगेशन सिस्टम अलग यूज होता है। स्प्रिंकलर की बात करें तो यूनिफॉर्म बट विंड सेंसिटिव होता है। ड्रिप जो होता है हाई इफिशियंसी और क्लॉगिंग रिस्क इसमें ज्यादा होता है, कॉस्टली ये होते हैं, जो इम्पैक्ट इसमें पड़ता है कॉस्टली इम्पैक्ट पड़ता है ना। उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट फार्मिंग सिस्टम भी होता है, लाइक मोनोक्रॉपिंग, है ना। मोनोक्रॉपिंग में इरिगेशन चैलेंजेस की बात करें तो वाटर शेड्यूलिंग इजी होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें जो इरिगेशन चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं वो फ्रिक्वेंट होते हैं, लो वॉल्यूम होते हैं, या फिर इरिगेशन इसमें नीडेड होते हैं ना। तो ये भी सारे आप लोगों को चैलेंजेस फेस करना होता है। प्लांटेशन के समय आपको लॉन्ग ड्यूरेशन हाई वाटर डिमांड जो है फेस करना होता है ना। तो ये सारे आपके इरिगेशन के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन, तो बेसिकली स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वाटर डिलीवरी, पाइप लेआउट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ माइक्रो इरिगेशन, है ना। तो फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक छोटे और बिखरे हुए खेतों में ये यूज होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट होता है, माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंसिव है, और लेआउट कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अलग अलग होता है। लेबर अवेलेबिलिटी की बात करें तो सरफेस मेथड्स नीडेड मोर लेबर, है ना। मान लो सरफेस मेथड आप लोग यूज करें तो उसमें लेबर की जो है मोर डिमांड होती है। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, है ना। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ वहीं ड्रिप और स्प्रिंकलर की, तो कम मजदूरी या फिर स्किल्ड लेबर होना चाहिए वहां पे, तो लेबर अवेलेबिलिटी हम लोग वहां देख सकते हैं। क्रॉप सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर स्ट्रेस, हर क्रॉप का कुछ क्रिटिकल स्टेज होता है जहां वाटर स्ट्रेस से इल्ड बहुत गिरती है। जैसे क्रॉप की बात करें तो वीट है ना, तो फ्लोरिंग एंड ग्रेइंग फिलिंग होता है उसमें। राइस में पेनिकल इनिशिएशन होता है। मेज की बात करें तो टेजिलिंग उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। तो इस तरीके से जो है क्रॉप सेंसिटिविटी भी होती है मॉइस्चर स्ट्रेस के साथ में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों की होती हैं। देयर विल बी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस लेक्चर। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया कि अगर मान लो किसी भी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी एंड फार्मर जो है पार्टिसिपेट प्रैक्टिकलिटी तीनों का बैलेंस हो, सॉरी, है ना। इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, एग्रोनॉमी भी होना चाहिए, फार्मर प्रैक्टिकलिटी, तीनों का अगर मान लो उसमें बैलेंस है, सो फॉर दैट कंडीशन, एग्रोनॉमिक कंडीशन बोले, है ना, तीनों अगर बैलेंस तरीके से है तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो है, जो भी प्रोजेक्ट में आप काम करें इरिगेशन प्रोजेक्ट में, तो वो सक्सेस हो जाएगा। डिजाइन में सिर्फ पाइप, कैनाल्स और पंप्स नहीं होते, सॉइल, क्रॉप और क्लाइमेट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन में सिर्फ पानी देखना नहीं, कब कितना और किसे देना है ये भी समझना आपको जरूरी होता है। तो फॉर द एग्रोनॉमिक कंसिडरेशंस आप लोगों को ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पता चल गई होगी। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम द वेरियस पॉइंट, जिसमें हमने देखे कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया। देयर विल बी अ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें हमने बात किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है ना, ऑपरेशन ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखिए एएसआरबी इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, so they can ask the exam, they can ask the questions from the different types of the papers, so ये important आप लोगों के होते हैं। बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना। तो ये आप लोगों के सब सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का इरिगेशन लेगिस्लेशन, या चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से कानून हैं, नियम है, पॉलिसीज हैं इरिगेशन की, उनके बारे में। एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आल्सो दिस टॉपिक्स, या इरिगेशन लेजिस्लेशन की बात कर। तो बेसिकली इरिगेशन लेजिस्लेशन मतलब वो सारे कानून, नियम या फिर पॉलिसीज है जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन वाटर के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, है ना कि कितना इसमें इरिगेशन वाटर यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मैनेजमेंट को जो है कंट्रोल करने का काम जो होता है इरिगेशन लेजिस्लेशन का होता है। इन कानूनों का जो मेन उद्देश्य होता है वाटर को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इरिगेशन वाटर। दूसरा इसका जो काम होता है फार्मर के वाटर राइट्स को डिफाइन करना कि क्या उसके वाटर राइट्स हैं।
सस्टेनेबल इरिगेशन को प्रमोट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसयूज को रोकना, है ना। जो आपका कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर मिसयूज है उन सभी को रोकने का जो काम होता है बेसिकली वो इरिगेशन लेजिस्लेशन का जो है काम होता है ना, इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली लॉ, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस फार्म्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीजों को बताने का जो है बेसिकली ये काम करता है जो इरिगेशन लेजिस्लेशन होता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इरिगेशन लेजिस्लेशन, सिंचाई कानून के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर के लिए पानी के यूज को रेगुलेट करना, है ना। कंट्रोल वाटर यूज एंड रेगुलेट फॉर द एग्रीकल्चर, है ना। तो भाई एग्रीकल्चर के लिए जितना हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं उसको किस तरीके से यूज करना है, रेगुलेट करना है, उसका ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है। डिफाइन करना कि कौन कितना और किस उद्देश्य में पानी ले सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट इज शोइंग दैट वाटर का इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका। वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट उपयोग करना, ये भी दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट, ओके। फार्मर्स की भागीदारी लाइक वाटर यूज एसोसिएशंस को इनकरेज करना, डिस्प्यूट्स को लीगली रिजॉल्व करना एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इरिगेशन को सपोर्ट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, इरिगेशन लेजिस्लेशन के। देयर विल बी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ द इरिगेशन लेजिस्लेशन, जिसमें अब हम लोग बात करें तो वाटर राइट्स की बात करते हैं, है ना। पहला होता है वाटर राइट्स। बेसिकली वाटर राइट्स की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि किसे कितना और कब पानी मिलेगा। ये दो प्रकार के राइट्स होते हैं, पहला होता है रिपेरियन राइट्स और दूसरा होता है प्रायोरियर एप्रोप्रिएशन राइट्स, है ना। सोर्स के पास रहने वाले वाटर एक्सेसेस, है ना, या प्रायर एप्रिसिएशन जो पहले यूज करता है उसे राइट मिलता है ना। ये सारे वाटर राइट्स होते हैं। दो टाइप के इसमें वाटर राइट्स होते हैं, या तो सोर्स के पास रहने वाले को वाटर एक्सेस मिलेगा या जो पहले यूज करता है उसे राइट मिलेगा, है ना। ये सारा पहला है वाटर राइट्स होते हैं। दूसरा आपका जो राइट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द कमांड एरिया रूल्स, है ना, आदेश क्षेत्र नियम आप लोगों के कहलाते हैं। इसका जो बेसिकली मीनिंग होता है दैट इज द इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले कमांड एरिया में वाटर एलोगेशन के नियम जो ये होते हैं बेसिकली। इसमें हम लोग बात करें तो क्रॉप वाइज और सीजन वाइज ड्यूटी फिक्स की जाती है, कौन सी फसल लगाई जा सकती है ये भी इसमें डिसाइड होता है ना, कौन सी फसल को लगाना है, किस फसल में इरिगेशन करना है, ये सारी चीजों को डिसाइड कमांड एरिया रूल्स के थ्रू किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका इरिगेशन रोटेशन सिस्टम, है ना। इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड रोटेशन सिस्टम, इसी को हम कहते हैं वाराबंदी। इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले कमांड एरिया में वाटर एलोगेशन के नियम, क्रॉप वाइज और सीजन वाइज ड्यूटी फिक्स की, सॉरी, वाराबंदी एक रोटेशनल, सॉरी जस्ट अ सेकंड ना, वाराबंदी system is legally enforced in many states to provide rotational irrigation. It ensure equity between head and tail and farmers. तो वाराबंदी एक रोटेशनल इरिगेशन सिस्टम है जहां टाइम स्लॉट के हिसाब से हर किसान को पानी मिलता है, ठीक है ना। वाराबंदी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हर किसान को पानी देते हैं। ये सिस्टम इक्विटी और वाटर सेविंग को इंश्योर करने का जो है काम करता है। किस किस को, इक्विटी और वाटर सेविंग को इंश्योर करने का जो है काम होता है ये इरिगेशन शेड्यूलिंग और रोटेशन के रूल। पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस, है ना। पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस की बात करें तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वाटर, टेम्पेरिंग विद कैनाल्स और वायलेटिंग वाटर शेड्यूल्स अट्रैक्ट पेनाल्टीज, ओके। अगर कोई पर्सन अनऑथराइज्ड तरीके से लीगल पंप्स यूज करे, है ना, इलीगल पंप यूज करे या कैनाल को डैमेज करे या फिर वाटर शेड्यूल वायलेट करे तो उसे लॉ के तहत पेनाल्टी या फिर सजा भी दी जा सकती है। ये भी इसमें पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस भी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इंस्टीट्यूशंस, है ना, यूजर इंस्टीट्यूशंस, उपयोगकर्ता संस्थाएं बनाना। लॉ के अंडर वाटर यूजर्स एसोसिएशंस को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। ये लोकल लेवल पर इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं। पानी के बिल को कलेक्ट करना, मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग आदि करने का जो काम होता है ये यूजर्स इंस्टीट्यूशंस का होता है, ठीक है। अगला आपका होता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवाद का समाधान करने के लिए क्या चीजें होती है। तो फार्मर्स के बीच वाटर यूज या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, जो विवाद होता है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर की व्यवस्था होती है ना, उनके मध्यांतर की कोई होते हैं जो उनके बीच में जो सुलह करवाते हैं। ये लॉस में क्लियरली डिफाइंड होता है ना, दिस इज क्लियरली डिफाइंड ऑन द लॉस। या देयर विल बी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेजर एक्ट्स एंड पॉलिटिक्स, जो मुख्य कानून और नीतियां होती हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड द इंडियन असेसमेंट एक्ट,
लाइक 1882, है ना। ये पहला एक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन असेसमेंट एक्ट, दैट इज कॉल्ड द 1882 एक्ट। ये एक्ट ट्रेडिशनल या कस्टमरी वाटर राइट्स को मान्यता देता है। गांव में तालाब, स्ट्रीम या कैनाल से जो पानी लेने का पारंपरिक अधिकार होता है ना, इस इंडियन असेसमेंट एक्ट के थ्रू स्ट्रीम से या कैनाल से पानी लेने का जो है पारंपरिक अधिकार उनको मिला होता है। गांव में जो है तालाब, स्ट्रीम से या कैनाल से कोई भी पानी ले सकते हैं, है ना। इंडियन असेसमेंट एक्ट 1882 में लिखा हुआ है। स्टेट इरिगेशन एक्ट्स भी होते हैं आप लोगों के अलग अलग प्रकार से। हर राज्य का अपना इरिगेशन एक्ट होता है ना। जैसे महाराष्ट्र की बात कर तो महाराष्ट्र में एक इरिगेशन एक्ट है 1976। ओके, महाराष्ट्र इरिगेशन एक्ट, दैट इज द 1967। फिर पंजाब हरियाणा में भी एक एक्ट है, नॉर्थन इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873। तमिलनाडु में तमिलनाडु इरिगेशन टैंक्स, है ना, इम्प्रूवमेंट एक्ट 1949, ये भी एक एक्ट उसमें लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एपी फार्मर्स मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम एक्ट 1997। दिस एक्ट कवर कैनाल कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर चार्जेस एंड यूजर पार्टिसिपेशन। ओके, इन लॉस में कैनाल डिजाइन, मेंटेनेंस, वाटर ड्यूटी, वाटर चार्जेस और फार्मर्स की भूमिका तय होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, पीआईएम पॉलिसीज। ओके, फार्मर की भागीदारी से इरिगेशन सिस्टम को ऑपरेट करना। कई राज्यों में वाटर यूज एफिशिएंसी को लीगल पावर दी गई है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुल स्टेट्स माने जाते हैं ना। ये गुजरात और आंध्र प्रदेश जो होते हैं ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में जो है सक्सेसफुल स्टेट्स भी जो है माने जाते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, लाइक 1986 विल बी द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। Indirectly governs irrigation by preventing practices that lead to land or water degradation, support sustainable irrigation practices, है ना। डायरेक्ट इरिगेशन से जुड़ा नहीं है ये एक्ट जो होता है, डायरेक्ट इरिगेशन से नहीं जुड़ा है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन, सैलिनिटी, लैंड डिग्रेडेशन जैसे प्रॉब्लम्स को ये रोकने का काम करता है। सस्टेनेबल इरिगेशन को सपोर्ट भी जो है ये करता है। ये जो एक्ट होता है सस्टेनेबल इरिगेशन को जो है सपोर्ट करने का काम करता है। देयर विल बी सम की इंस्टीट्यूशंस इन इरिगेशन गवर्नेंस। सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, जिसमें रोल जो होता है पॉलिसी एंड टेक्निकल गाइडेंस जो है इसका रोल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल लेवल वाटर गवर्नेंस। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स लाइक फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन इसमें देखने के लिए मिलता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी इसका रोल होता है ना। वाटर यूज एसोसिएशंस लाइक लोकल लेवल मैनेजमेंट और प्लानिंग में हम जो है ये यूज होते हैं। यूजर्स एसोसिएशंस को कहा जाता है ना। ये सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो है यूज होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन में लेट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये हैंग हो जाता है ना कभी कभी। या टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस इन इरिगेशन लेजिस्लेशन, क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आउटडेटेड लॉस लाइक मेनी इरिगेशन एक्ट आर फ्रॉम द colonial era। ओके, पुअर इन्फॉर्मेंस, है ना। ओल्ड लॉस, जैसे कई लॉस अभी तक ब्रिटिश एरा के ही हैं, बोला गया। इम्प्लीमेंटेशन इशूज, रूल्स हैं पर इन्फोर्समेंट वीक है। वाटर थ्रेट की बात करें तो इलीगल पंप है और पाइप टेपिंग कॉमन होती है। फार्मर रेजिस्टेंस, जो वाटर चार्जेस देने या रोटेशन फॉलो करने में रेजिस्टेंस देते हैं। इनर स्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, रावी, बीस डिस्प्यूट्स, ये सारे इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। टॉकिंग अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो मॉडल ग्राउंड वाटर बिल, है ना, जैसे ग्राउंड वाटर के रेगुलेशन के लिए। फिर नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल होता है, ये ड्राफ्ट होता है। इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल वाटर यूज को प्रमोट करने के लिए यूज होता है। डिजिटल टूल, अब रिमोट सेंसिंग, फ्लो सेंसर्स, ऑटोमेशन को लीगल फ्रेमवर्क में शामिल किया जा रहा है ना। तो ये सारे आप लोगों के रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं हाल ही में, ये इनसे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिसेंट डाटा जो यहाँ पे गिवन फॉर्म में है ना। तो ये दिस द क्वेश्चन विल कैन मेक, या देयर विल बी सम कंक्लूजन। इरिगेशन लेजिस्लेशन का उद्देश्य वाटर का न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग, है ना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कंफ्लिक्ट को रोकना और एफिशिएंट मैनेजमेंट को जो है बढ़ावा देना होता है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें जो है पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से इसके लॉज होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं जो कि गवर्न करते हैं, है ना, क्या क्या इनके रोल होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या सारे एक्ट्स चल रहे हैं मेजर, है ना, और क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या इसका नियम होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इरिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमम क्रॉप प्लान्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन कैनाल कमांड एरियाज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, कि डिफरेंट सिचुएशंस में क्रॉपिंग पैटर्न कैनाल कमांड एरियाज में किस तरीके से होता है, उन सभी के अंदर में जो स्ट्रेटजीज होती है इरिगेशन की, उनके बारे में बात करेंगे। सो अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो हर जगह इरिगेशन के लिए पानी की उपलब्धता समान नहीं होती। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, इरिगेशन इज हाईली वेरिएबल, है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से इरिगेशन अवेलेबल होता है। कभी कभी क्या होता है ना, पानी भरपूर होता है और कभी कभी कम, और कभी अनिश्चित होता है ना, कभी आपके पास पानी होगा, कभी आपके पास पानी नहीं होगा। अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन द कंडीशंस। इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में इरिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाना बहुत जरूरी होता है ताकि क्या हो पाए, फसल का उत्पादन मैक्सिमाइज हो पाए, मैक्सिमाइज द क्रॉप यील्ड, कंजर्व वाटर, पानी की बर्बादी ना हो, पानी का समान वितरण हो पाए, सॉइल हेल्थ बनी रहे, और ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर, है ना, पर यूनिट वाटर में पानी से अधिक आउटपुट मिल पाए, है ना, ये सारे कंडीशंस आप लोगों के बने होते हैं। Different irrigation strategies are adopted based on the water availability levels, full supply, limited supply, and uncertain or variable supply, है ना। Yeah. Talking about the water availability, irrigation strategies under different situation of the water availability। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है जो कि डिफरेंट सॉल्यूशन सिचुएशंस में हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर में देखने के लिए मिलती है, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला होता है जब पानी भरपूर हो या फुल सप्लाई हो किसका, वाटर का, तब की कंडीशन में क्या होता है। तो मान लीजिए जब आपका पानी का जो है भरपूर सप्लाई हो रहा है, तो जब पानी क्रॉप की पूरी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, लाइक स्ट्रेटजी की बात करें, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेटजीज हम लोग यूज करते हैं उसमें पहली होती है हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप को उगाना, है ना। तो भाई अब मान लो हमारे पास नहीं है वाटर, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विल बी लेस, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप को उगाते हैं, जैसे कि धान गन्ना, अगर हमारे हम पूरा है ना, फुल इरिगेशन शेड्यूलिंग बनाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रोत्साहन देते हैं, फिर भी पानी की बचत के उपाय लागू करना, जैसे डीप फॉर वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे करते हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज होती है। फिर टॉकिंग अबाउट द फोकस, तो हाई एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, है ना, हाई एफिशिएंसी को मेंटेन करना इसमें यूज होता है। उसके बाद हेड और टेल एरियाज में समान पानी देना, कैनाल के मेंटेनेंस करना, ये सारे आप लोगों के क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट होते हैं जिसपे हम लोग फोकस करते हैं। टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड और डेफिसिट वाटर सप्लाई, ओके, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब पानी सीमित हो, तो भाई सीमित होगा तो फसल को जरूरत से थोड़ा कम पानी देना होगा, जो मान लो उसकी जो नीड है उससे भी हम लोगों को फिर कम पानी देना होता है। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पर फुल इरिगेशन देना होता है। गेहूं मक्का में अर्ली वेजिटेटिव स्टेज पर कम फ्लोरिंग पर फुल इरिगेशन आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पर पॉइंट्स आप लोगों के देखने के लिए मिलते हैं। या ये तो पहला हमारा अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है ना, या जस्ट अ सेकेंड ना। दूसरा होता है आपका क्रॉप सब्स्टिट्यूशन, हाई वाटर क्रॉप्स की जगह कम पानी वाले फसलों को लेना, उदाहरण के लिए जैसे गन्ना हो गया, गन्ने की जगह सोयाबीन या फिर बाजरा हम लोग उपयोग करते हैं। थर्ड में हम लोग रोटेशनल इरिगेशन या फिर वाराबंदी यूज करते हैं, जिसमें टाइम स्लॉट के हिसाब से सबको निश्चित समय पर पानी देना होता है, इक्विटी इंश्योर करना होता है ना, तो ये रोटेशनल इरिगेशन या वाराबंदी में हम लोग यूज करते हैं।
फिर फोर्थ स्ट्रेटजीज की जो होती है बेसिकली एरिया को रिड्यूस कर लेते हैं, अवेलेबल पानी को कम एरियाज में कंसंट्रेट करना, या फिर पार्शियल एरिया में बहुत जो है एरिया में अच्छी फसल लेना, ये सारा इसका काम होता है। इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। माइक्रो इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं इस कंडीशन में, एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। लैंड लेवलिंग, मल्चिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर एक्सेट्रा को प्रमोट करना इसका जो है मेन काम होता है ना। तो देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजीज यहाँ गिवन है, मैंने 5 को रखा था, या जब आपका लिमिटेड वाटर होगा, और जब आपका एडुकेट वाटर होगा या फुल वाटर होगा तो उसके लिए भी मैंने जो है पॉइंट्स बता दिया। या अगर मान लो अनसर्टिन है या फिर वेरिएबल वाटर सप्लाई है, या जब पानी अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब कि अनसर्टिन, तो बारिश या सप्लाई सिस्टम पर आधारित सिचुएशंस अगर आपके पास है तो उसके लिए भी कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेते हैं हम लोग उस कंडीशन में, है ना, कि जैसे मूंग या उड़द हो गया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप थी, कम समय में हम लोग लगा के हट सकते हैं, तो भाई ये हम लोग उस टाइप की जो क्रॉप्स को लगाते हैं। प्रोटेक्टिव इरिगेशन देना होता है, रेनफीड क्रॉप्स में सप्लीमेंट वाटर्स यूज करते हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन लाइक मल्चिंग, बंडिंग करना, फॉर्म पॉन्ड से पानी कलेक्ट करके यूज करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाना, ये सारे स्ट्रेटजीज होती है जब आपके पास क्या हो, पानी की मात्रा अनसर्टिन हो, है ना। जब पानी ज्यादा हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर हो, भाई अब जितना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा पानी आपके पास है, तो फ्लडिंग की स्थिति हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती है, उनके बारे में भी हम लोग जो है बात करते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मान लो फ्लड वाटर प्रोन एरियाज है या ओवर इरिगेटेड जोन्स है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना होता है, रिच फरो मेथड या फिर रेस्ट बेस्ड प्लांटिंग करना होता है, पेडी जैसी जल सहनशील क्रॉप को लेना, या कंट्रोल्ड कैनाल रिलीज करना, ये सारे इसमें जो है स्ट्रेटजीज हम लोग जो है यूज करते हैं, जो कि यूज होती है लाइक एक्सेस वाटर सप्लाई, फ्लडिंग में ये सारे यूज होते हैं, है ना। अगला बात करते हैं ऑप्टिमम क्रॉप प्लान्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन कैनाल कमांड एरियाज, या है ना। कैनाल कमांड एरियाज में क्रॉप प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कैनाल बेस्ड इरिगेशन होता है, हेड मिडिल टेल जोनिंग होता है, सप्लाई फिक्स रहती है या फिर सीजनल होती है ना, सप्लाई इसमें फिक्स भी रह सकती है या इसमें सीजनल भी हो सकती है। तो इसमें बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन प्रिंसिपल्स की। तो पहला जो इसमें पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड द वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। पहला आपका इसमें जो पॉइंट है दैट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी। ऐसे क्रॉप लेना जो कम पानी में ज्यादा यील्ड दे, जैसे दालें, तिलहन, मोटा अनाज, है ना, तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल स्टेज बेस्ड प्लानिंग, क्रॉप का क्रिटिकल स्टेज और पानी की अवेलेबिलिटी मैच करना चाहिए, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाइक मोनोक्रॉपिंग से बचना चाहिए, इससे पेस्ट और वाटर स्ट्रेस बढ़ता है। सॉइल टाइप बेस्ड सिलेक्शन देखना चाहिए, जैसे लाइट सॉइल है तो ग्राउंडनट, हेवी सॉइल, है ना, राइस और ब्लैक ग्राम, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है देखना होता है, लाइक प्रिफर डीप रूटेड क्रॉप इन एरियाज विद द पुअर ड्रेनेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन पे बेस्ड होते हैं, है ना। ये क्रॉपिंग पैटर्न प्रिंसिपल्स ऑन कैनाल कमांड एरियाज पे डिजाइन होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिकमेंडेड क्रॉपिंग, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, talking about the recommended cropping patterns under the various water scenarios. चलिए वाटर की अवेलेबिलिटी की बात के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सजेस्टेड क्रॉप्स के बारे में यहाँ बताएंगे। अगर वाटर अवेलेबिलिटी आपकी हाई है, ओके, इफ द वाटर अवेलेबिलिटी विल बी हाई, तो उस कंडीशन में पैडी, सुगर केन या व्हीट, है ना, आप लोग इस तरीके की जो है क्रॉप लगाइए, है ना। कॉटन लगा सकते हैं, राइस लगा सकते हैं, है ना। मीडियम सप्लाई है तो सोयाबीन, मेस, पल्सेस, ऑयल सीड्स आप लोग लगा सकते हैं। लो या अनसर्टन सप्लाई है तो पीरियल, मिलेट्स, सोरगम, चिकापी, है ना, लेंटिल, ये सारे आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। टेल एंड एरियाज है तो शॉर्ट ड्यूरेशन और ड्राफ्ट टॉलरेंट क्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं। लाइट सॉइल्स की बात करें तो ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ओनियन, है ना, इस तरीके के आप लोग जो है क्रॉप्स लगा सकते हैं। हेवी सॉइल्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ऑनियन, पेडी, ब्लैक ग्राम,
ग्रीन ग्राम, ये सारे आप लोग जो है इसमें यूज कर सकते हैं लाइट और हैवी सॉइल्स में ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ऑप्टिमम क्रॉप प्लानिंग गाइडलाइंस भी होती है ना, उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। या use cropping patterns simulations model to estimate demand and supply, zone command area into head, middle, and tail reaches, and assign appropriate crop plants. Encourage intercropping to enhance water use and economic return, and use sensing and GIS tools for the better crop monitoring. ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बोला है कि जैसे कि मान लो हेड की बात कर रहे हैं, या तो ये ऑप्टिमल क्रॉप प्लानिंग के गाइडलाइंस तो ये इंपॉर्टेंस थी। ओके, या चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। या कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। या जैसे मान लो कुछ जोन के अकॉर्डिंग इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाइक हेड है ना, जोन क्या है, हेड है, तो उसमें जो सॉइल आपका टाइप होगा वो लोमी सॉइल होता है। इसकी जो सजेस्टेड क्रॉप्स होती है लाइक राइस, व्हीट, है ना, ये सारे इसमें रिकमेंडेड क्रॉप्स आपकी यूज होती है लाइक हेड के लिए। मिडिल की बात करें तो मिडिल में जैसे सैंडी लोम हो गया, जैसे मेज हो गया, पल्सेस हो गया, ये रिकमेंडेड क्रॉप्स होती है मिडिल में। टेल की बात करें तो सैंडी हो गया, सोरगम, चिकापी, ये सारे इसमें क्या होता है, रिकमेंडेड क्रॉप्स होते हैं, है ना। कैनाल कमांड्स के बेस्ड पे ये जोन में होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन से अलग अलग होता है आपका। टेल एरियाज में डेफिशिएंट इरिगेशन के साथ मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए, और हेड जोन में कैनाल डिस्चार्ज ज्यादा रहेगा, बेसिकली ये चीज में बताया गया है। देयर विल बी सम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, है ना। तो पहला जो है वाटर यूजर एसोसिएशन। वाटर यूजर एसोसिएशन जो इनका जो रोल होता है बेसिकली फार्मर्स कोऑर्डिनेशन एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर यूजर एफिशिएंसी एसोसिएशंस का। दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है कमांड एरिया डेव अथॉरिटी, जो इसका जो रोल होता है बेसिकली लैंड लेवलिंग, फील्ड चैनल्स और उनका प्लानिंग करने का जो इसका रोल होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो शेड्यूलिंग करना, वाराबंदी, कैनाल मेंटेनेंस, इन सभी का ये रोल आपका होता है। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में लोकल लेवल वाटर गवर्न्ड बाय द फार्मर्स। ओके, ये सारे इनके जो है रोल्स होते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी याद रखना है। जैसे पानी की स्थिति, एडुकेट, लिमिटेड, अनसर्टिन के अनुसार क्रॉप प्लानिंग करनी चाहिए। माइक्रो इरिगेशन, वाटर एफिशिएंट क्रॉप और पार्टिसिपेटरी सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। कैनाल कमांड एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स साइंटिफिकली डिजाइन करके ही हम प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर जो है पता होना चाहिए ना। तो देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट था। अब देखिए थोड़ा सा मैं फास्टली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्टिवली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, उनके बारे में भी हम लोग जो है को जो है पढ़ना होता है, लेकिन उतना टाइम वेस्ट हमको उसमें नहीं करना है ना। तो ये चीजें आप लोगों की जो है इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगला टॉपिक जो है, एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड इरिगेशन विद द पुअर क्वालिटी वाटर। ओके, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जस्ट वेट अ 1 minute, देन वी कंप्लीट दिस सेशन ऑन द कंडीशन। ओके, 1 मिनट का हम लोग देख लेंगे, देन हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं।
ओके ओके एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स, है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर और इरिगेशन विथ पुअर क्वालिटी वाटर। ओके, टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो बेसिकली बात करें तो किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए हम लोगों को जो पानी की मात्रा होती है ना, या फिर गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो ये बहुत जरूरी होती है। अब भाई किसी भी टाइप की क्रॉप की बात करें तो अगर पानी की क्वालिटी खराब है ना, जैसे ज्यादा नमक है या सोडियम है या टॉक्सिक तत्व उसमें मिले हुए हैं, तो इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है, एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज लेस, या फिर क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। मिट्टी भी जो है खराब हो सकती है, सैलिनिटी या सोडिसिटी इसमें हो सकती है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, है ना। इसलिए इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को समझना, पुअर क्वालिटी वाटर को सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर में हम लोग वो सारी चीजों को समझते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है समझ सकते हैं ना, या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम लोग इसमें समझने वाले। सो व्हाट इज द इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ओके, क्या होती है भाई इरिगेशन की वाटर क्वालिटी के बारे में हम लोग। तो इरिगेशन वाटर क्वालिटी रिफर्स टू द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर that affects its suitability for use in agriculture, है ना। इरिगेशन वाटर क्वालिटी का मतलब होता है पानी में कौन कौन से डिसॉल्व सॉल्ट्स, आयरन या पॉल्यूटेंट्स हैं जो, और वो फसल और मिट्टी को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इरिगेशन वाटर क्वालिटी की हेल्प से हम लोग उनको समझते हैं, है ना, कि भाई वाटर के अंदर सैलिनिटी है, सोडियम हैजर्ड्स है, टॉक्सिक आयंस है, पीएच लेवल्स कैसा है, सेडिमेंट कंटेंट है, या पैथोजेंस है, बायो लॉजिकल लोड तो नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, और ये डिपेंड करता है क्वालिटीज पे, है ना। तो इरिगेशन क्वालिटी डिपेंड करती है इन सभी चीजों पे, ठीक है। देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इसमें होते हैं, लाइक पहला होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो वाटर क्वालिटी में गुण होते हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से हमको पता चलता है कि पानी में कितना साल्ट डिसॉल्व्ड है। ओके, तो भाई विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वी कैन चेक द हाउ मच अमाउंट ऑफ द साल्ट विल बी डिसॉल्व्ड ऑन द वाटर। इसकी यूनिट होती है डीएस पर मीटर या फिर एमएम पर सेंटीमीटर के बेसिस से हम लोग इसको निकालते हैं, है ना। इफ वी टॉक अबाउट द इफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस देन 0.7, इसमें वाटर की जो क्वालिटी होगी वो एक्सीलेंट होगी, सुटेबिलिटी इसमें सेफ फॉर द ऑल क्रॉप्स, है ना, सेफ होती है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0.7 से 3.0 के बीच में, तो ये मॉडरेट वाटर क्वालिटी इसमें देखने के लिए मिलती है। साल्ट टॉलरेंट क्राफ्ट लगाने चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि जो रिमार्क हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में हम लोगों को ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना है जिस जो कि साल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। अगर हमारी वाटर कंडक्टिविटी 3 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपकी वाटर क्वालिटी भी फिर पुअर है भाई, है ना। सॉइल से में सॉल्ट जमा हो सकता है ना, तो ये चीजें भी आपकी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, लाइक SAR, सोडियम हैजर्ड्स कंडीशन इसको कह सकते हैं। इंडिकेट द सोडियम लेवल रिलेटिव टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हाई SAR कॉजेज सॉइल डिस्प्रेशन, पुअर इनफिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टिंग। तो बेसिकली ये बताता है कि पानी में सोडियम का लेवल कितना है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, है ना। ये सारी चीजों को बताने का जो काम करता है। टॉकिंग अबाउट द SAR वैल्यू, तो भाई SAR वैल्यू अगर मान लो 10 से कम है तो ये सेफ है ना। जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, अगर मान लो ये कम है 10 से, तो वो सेफ इफेक्ट करता है। 10 से 18 के बीच में तो मीडियम रिस्क होता है, अगर 18 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में रिस्क आपका ज्यादा होता है ना, मिट्टी की स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड ऑन द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अगला होता है आपका रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, ओके, जिसको हम लोग RSC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं, है ना। दिस इज द गिवन फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन, CO3 2 माइनस प्लस HCO3 माइनस, है ना। ये इस तरीके का ये सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है ना, रेसिड्यूल सोडियम कार्बोनेट का। अगर यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मान लो हाई सोडियम रेसिड्यूल सोडियम कार्बोनेट होगा, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंक्रीजिंग सोडियम हैजर्ड्स, है ना।
ये चीज आपको याद रखना है कि हाँ, ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन में कैल्शियम मैग्नीशियम होगा, है ना। या अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यूज के अकॉर्डिंग सुटेबिलिटी चेक करना होता है। अगर RSC वैल्यूज जो होगी अगर 1.25 से कम होगी तो वो सेफ कंडीशन में होती है ना, सुटेबिलिटी विल बी on the safe condition when you are putting the values on the formula and you will get the value of the RSC, and after the finding the values when the RSC will be less than 1.25 तो उस कंडीशन में सुटेबिलिटी उसकी हम लोग बोल सकते हैं कि सेफ है। 1.25 से 2.5 के बीच में है तो मार्जिनल है, एंड 2.5 से ज़्यादा है उस कंडीशन में ये अनसुटेबल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। पीएच ऑफ इरिगेशन वाटर की बात करते हैं तो डिजायरेबल रेंज की बात करें 6.5 से 8.5 इसमें इरिगेशन वाटर का पीएच होता है। वेरी हाई और लो पीएच कैन कॉजेस टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिएंट अनअवेलेबिलिटी, है ना। पीएच अगर बहुत ज्यादा है तो एसिडिक या एल्कलाइन होने पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी जो है कम हो जाती है। तो पीएच पे भी ये चीजें क्या होती है, डिपेंड करती है ना। तो पीएच पे डिपेंड करता है चीजें बहुत सी। ओके, या फिर टॉक्सिक्स आयंस भी होते हैं जैसे विषैले तत्व होते हैं, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक बोरान की बात करते हो 0.5 से 2.2 लिमिट होती है ना टॉक्सिक लेंथ की। इफेक्ट की बात करें तो जैसे पत्तियों का झुलसना, ये इसमें बोरान की बात होती है। क्लोराइड की बात करें तो ग्रेटर देन 4, है ना, इसमें आपकी लिप बर्न होती है। नाइट्रेट की बात करें तो 30 से ज्यादा होती है, लाइक ओवर फिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ये सारे इसमें नाइट्रेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हार्म करते हैं, या अगर ये इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई इस कंडीशन में या हार्मफुल कंडीशन में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर क्वालिटी, तो बेस्ड ऑन द यूएस सैलिनिटी लेबोरेटरी डायग्राम, है ना, जो डायग्राम होता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है ना। प्लॉट्स द ईसी एंड एसएआर, ओके, दोनों के बीच में होता है। 4 सैलिनिटी क्लासेस C1 टू C4 एंड 4 सोडियम हैजर्ड्स क्लासेस S1 टू S4। तो वाटर क्लासेस होती है C1 टू S1 एक्सलेंट क्वालिटी के होते हैं, है ना। C4 और S4 के बीच में तो पुअर क्वालिटी के वाटर होते हैं, है ना, अनसुटेबल विदाउट द ट्रीटमेंट ऑन स्पेशल मैनेजमेंट। ओके, ये दिया हुआ होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि हाँ, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर ऑन सॉइल किस तरीके से होता है। पहला होता है बेटा सेलेनाइजेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं सैलिनिटी। साल्ट जमा होकर मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करता है, घटा देता है। ओके, तो ये साल्ट अगर घटा देता है तो उसको सैलिनिटी कहते हैं। सोडिसिटी जो होता है बेसिकली सोडियम में सॉइल हार्ड हो जाती है, पानी अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो सोडिसिटी कहलाती है। टॉक्सिसिटी जो होती है स्पेसिफिक आयरन क्रॉप्स के लिए पॉइजनस बन जाता है। क्रस्टिंग एंड पुअर इनफिल्ट्रेशन, पानी अंदर नहीं जाता, रूट्स को सफोकेशन होती है। रिड्यूस्ड यील्ड, जैसे ओवरऑल फसल कम हो जाती है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि इफेक्ट होती है पुअर क्वालिटी वाटर के लिए, है ना। इस तरीके से जो है इफेक्ट करता है। देयर विल बी सम स्ट्रेटजीज फॉर यूजिंग पुअर क्वालिटी वाटर्स, है ना। कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो कि पुअर क्वालिटी वाटर को यूज कर सकते हैं उसके थ्रू हम लोग। पहला होता है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को चुनना। भाई अगर मान लो हमारे पास अब है ही, वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन, तो भाई उस कंडीशन में हम लोगों को पहला तो भाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को चुन लो। जैसे बारले हो गया, कॉटन हो गया, डेड पाम हो गया, है ना, इनको चुन लो भाई। भाई इसमें आप लोग यूज कर लिए तो मॉडरेटली टॉलरेंट क्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड, सोरगम, है ना, इनका यूज कर लो। तो सेंसिटिव क्रॉप्स जैसे बीन्स, सिट्रस, ऑनियन, इन सभी को यूज करके हम लोग जो यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका मैनेजमेंटल कंडीशन हो सकती है कि ब्लेंडिंग वाटर सोर्सेस, है ना, मिश्रण कर लो। खराब पानी को अच्छे क्वालिटी वाले पानी के साथ मिक्स करके डाइल्यूशन करना, ये भी एक इसका मेथड हो सकता है। कंजक्टिव यूज में कैनाल वाटर और ट्यूबवेल वाटर को अल्टरनेट करके इसका यूज कर सकते हो, है ना, लीचिंग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। लीचिंग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी देना ताकि साल्ट को रूट जोन से बाहर निकाला जा सके, है ना। और विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑल्सो। सॉइल amendments जैसे अप्लाई जिप्सम टू रिप्लेस एक्सिस सोडियम,
with calcium and help in reclaiming the sodic soils. Okay, तो with the help of the conditions हम लोग जो है कर सकते हैं, like soil amendment जैसे जिप्सम वगैरह में, तो जिप्सम डालकर सोडियम को कैल्शियम से रिप्लेस करना, जैसे सॉइल की सोडिसिटी कम होती है ना, तो ये सारे जो है पैटर्न आप लोग यूज कर सकते हैं। ड्रेनेज का इंप्रूवमेंट कर दो, है ना, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट करके भी आप लोग जो है यूज कर सकते हो। सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज जरूरी होता है, वरना साल्ट ऊपर आकर के सॉइल को खराब कर देगा, तो ड्रेनेज को इम्प्रूव कर दो। क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी आप लोग चीजें कर सकते हो ना, कंट्रोल कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप और डीप रोटेट क्रॉप्स को रोटेट करना होता है, इससे सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ना, सॉइल का स्ट्रक्चर भी क्या होता है उससे मेंटेन रहता है, तो क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट्स, है ना, सम रीजंस हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग पुअर क्वालिटी ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, है ना, तो कृपया कुछ राज्यों में जो है सैलाइन ग्राउंड वाटर की यूज पर नियम है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे जिप्सम सप्लाई, वाटर टेस्टिंग लैब्स, फार्मर्स को वाटर टेस्टिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन लीगल पॉलिसी कंसिडरेशन के थ्रू हम लोग जो है उनको इनकरेज कर सकते हैं, है ना, तो दिस ऑल आर द मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस वी कैन परफॉर्म ऑन द कंडीशंस, जिसके थ्रू हम लोग जो है पुअर क्वालिटी वाटर को भी जो है यूज कर सकते हैं ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप लोगों को देखना होगा। देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर। पुअर क्वालिटी वाटर का भी सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो उसे सेफली इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्रॉप चॉइस, ब्लेंडिंग, सॉइल मैनेजमेंट और एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को यूज करना होगा, और हर बूंद का सही उपयोग वैज्ञानिक तरीकों से और सटीक टिकाई सिंचाई मूल मंत्र से करना होगा, जिसके थ्रू फिर हम लोग जो है एफिशिएंटली वाटर का जो है यूज कर सकते हैं ना, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, है ना। ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जिसको मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। जितना हो सकता है केवल उतना ही ग्रैप करना, ज़्यादा ग्रैप करने की जरूरत नहीं है इन योर माइंड, बिकॉज द सफिशिएंट डाटा वी हैव टॉट इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसको कंप्लीट कराना था, तो मैंने करवा दिया है ना, तो हो सकता है तो कवर कर लेना, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे होंगे वो एग्जाम दे करके हमें जरूर बताइए कि किस तरीके से आपका एग्जाम गया। सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है दे कैन गिव द टेस्ट, ओके। और सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इन द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ओके।